राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर बसा कानपुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। असल में कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और ये कानपुर कांग्रेस का एक सबसे बड़ा राजनीतिक हब हुआ करता था। बताते चले कि आपको आज़ादी के बाद से ही कानपुर में कांग्रेस का अपना वर्चस्व था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट मिली थी। लेकिन अब 2022 का इलेक्शन की घड़ियां धीरे धीरे नज़दीक होती आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि इस बार वो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए वो किस प्रकार की रणनीति लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मैं विवेक सक्सेना। विवेक जी, ये बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है एक कांटे की टक्कर है। एक आपके सामने चैलेंज भी है। पिछले साल 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस के खेमे में सिर्फ एक ही सीट आई थी। इस बार क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का वोटर कम नहीं हुआ था। पिछले चुनाव में भी हम 30,000 वोट उससे पिछले चुनाव से ज़्यादा से जीत पाए थे। दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उस चुनाव को हार गए, लेकिन वो चुनाव हारने का मेन कारण था कि मीडिया द्वारा गलत तरीके से प्रचार, भ्रामक स्थितियां पैदा करना, कांग्रेस को बदनाम करना। कांग्रेस का हमारा 36 साल का वनवास है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उसका मुख्य कारण ये रहा, जो हमारा 0 से 36 साल तक का वोटर है उसको कांग्रेस के राज के बारे में ABCD नहीं मालूम है। और सबसे ज़्यादा वोटर जो है इसी एज ग्रुप का आता है, हमारा 18 से 35 साल की उम्र का होता है। तो उनको गलत प्रचार के और गलत भ्रामक तरीके से, और ये भ्रामक पदार्थ ज़्यादा दिन नहीं चला, इनके 5 साल में सारे किले ध्वस्त हो गए। इन्होंने भी रोजगार की बात कही थी, झूठा था, जुमला था, निकल गया। पैसा बांटेंगे, जुमला था, ख़त्म हो गया। वो सब लोग समझ गए हैं। युवा लॉबी आज जुड़ गई है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। आज हरिजन की लड़की को इनकी सरकार में इन्हीं की पुलिस रातों रात दहन करके जला देती है। और जनता किसी तरीके की अगर वो आवाज़ उठाती है तो इनकी पुलिस बल जो पूरी तरीके से RSS ओरिएंटेड है, उसने इनको दमन करके हमारे जितने भी कार्यकर्ता हों या कोई ईमानदार व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाना होता है उसको दबा देते हैं। क्योंकि इस बार जो चुनाव है काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। अब ऐसे में क्या जो कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। अब जो आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ पे आप किन मुद्दों के साथ साथ जनता के बीच में आप सामने आ रहे हैं? हम इस चुनाव में हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि हमारे पास पिछले 3 बार का एक्सपीरियंस रहा था। जो हमारे विधायक ने, श्री अजय कपूर जी ने जो काम किए थे, उनका धेली भर भी काम इस सरकार के विधायक ने नहीं किया है। इससे पहले भी जो सरकार बनी इनकी बीजेपी की, उनका विधायक बालचंद्र मिश्रा 15 साल रहने के बाद भी उसने गोविंद नगर को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि इनको अपने नाम से वोट नहीं मिलता है। इनके प्रत्याशी अपनी पार्टी के नाम पर वोट पाते हैं और आके मौज करके निकल जाते हैं। हमारे अजय कपूर जी जो कि हमेशा जनता के लिए समर्पित रहते हैं। आपने पिछला कोविड काल देखा होगा। कोविड काल के समय जिस समय लोग त्राहिमाम मचाए हुए थे गैस के लिए, मैं जानता हूँ इस परिवार ने, मैं ख़ास तौर से इस परिवार को कहूँगा, इन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा सिलेंडर्स उपलब्ध करा के हर आम आदमी को, कार्यकर्ताओं को नहीं, पार्टी के मेंबर्स को नहीं, आम आदमियों तक सिलेंडर पहुँचाए, लोगों की जान बचाई। और कम से कम हमारे ख्याल से पर डे 30,000 लोगों का खाना मैंने अपने हाथ से, मैं उसका भागीदार हूँ। मैं 56 घरों की जिम्मेवारी ली थी। जो शर्म के मारे सफ़ेद पोश परिवार थे, वो कहीं भीख नहीं मांग सकते थे, पर रोजगार उनका डेली बेसिस का था। वो लोग घरों में बैठे थे, उनके घर खाना पहुँचाने का बैकडोर से काम किया हमारे भाई अजय कपूर जी ने। क्योंकि ये उद्योग नगरी है, इस उद्योग नगरी में 10 विधानसभा सीटें हैं। और क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के खेमे में कितनी सीटें मिल सकती हैं? मेरे हिसाब से जो हम जिन स्थितियों में मजबूत हैं, हमारी सबसे स्ट्रांग स्थिति हमारी किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र है, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र है,
कैंट है और एक हमारा आर नगर का क्षेत्र है, जहाँ पर धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं पिछले काम करने वालों का और अपने काम करने वालों का। उनके कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने देखा है, डिसीज़न ले रहे हैं। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे परिवार में मेरे मामा का लड़का बीएमएस का नेता है। उसका ये कहना है, मैं बीएमएस का नेता ज़रूर हूँ लेकिन वोट अजय कपूर को दूंगा। जो अजय कपूर जी के बड़े भाई श्री विजय कपूर जी, जो कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने कम से कम इस क्षेत्र में 1,500-2 हज़ार लोगों को मदद करके या और बढ़ावा देके फैक्ट्रियों को स्थापित किया। आज धीरे धीरे कानपुर प्लास्टिक का हब बन चुका है, आने वाले समय में और तरक्की करेगा। तो मेरी नज़र में जो यहाँ का औद्योगिक घराने हैं, उनका जितना बढ़िया पकड़ हमारे अजय कपूर जी की है और किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि 5 साल भी गुजर चुके हैं, ऐसे में जब जो क्या कानपुर की गलियों को और क्या कानपुर शहर को क्या विकास की गंगा बही? भाई ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे अजय कपूर जी जो कि जब सत्ता में नहीं रहे उसके बावजूद उन्होंने लोगों की मदद की और सड़कों गलियों के लिए उन्होंने जितनी सड़कों और गलियों का निर्माण कराया। अपनी निधि उनकी एक सीमित थी, उन्होंने जाने कहाँ के नेताओं की निधि से इन सड़कों को चमन बनाया था। अब मैं कहता हूँ आने वाले चुनाव के बाद हमारे अजय कपूर जी गोविंद नगर को एक पुरानी ख्याति और सम्मान दिलाएंगे। जिस तरीके से 2017 के इलेक्शन में भाजपा के खेमे में 7 सीटें मिली थी, अब सपा के पास 2 सीटें और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के को संतोष करना पड़ा था। ऐसे में 2017 का जो इलेक्शन जीता आया था, तो उसमें कानपुर को क्या विकास तब से और अब तक क्या रहा? कानपुर का विकास नगण्य रहा, सबके सामने है। सड़कें आप अभी देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं कहीं पर भी, और इंडस्ट्रियल एरिया को भी देख सकते हैं जाके। कोई विकास के नाम पे सिर्फ बातें की गई हैं और कुछ नहीं किया गया है। रोजगार के नाम पर इन्होंने सारी पीएसयूज़ को उठा के बेच दिया है। सबसे बड़ी चीज़, जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? आज जब रोजगार रहता है तो आदमी मार्केट में निकलता है, और जब रोजगार ही नहीं बचा हमारा सरकारी, तो सब तरीके से आज सारी गन फैक्ट्रीज को उठा के प्राइवेट कर दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप इनकी एक पॉलिसी है, एक आदमी को पहले बदनाम करो फिर उसको उठा के बेच दो, फिर जब वो बिक जाता है तो बाकी सोचते हैं अच्छा ये गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो दूसरी को पकड़ते हैं, दूसरे को बेचते हैं, तो पहला वाला खुश हो जाता है हम गए थे ये भी चला गया, फिर वो तीसरे को बेचते हैं तो 2 खुश होने वाले चालू हो जाते हैं। ये स्थिति चालू हो गई है। अगला टारगेट इनका बेसिक शिक्षा है। बेसिक शिक्षा को बेचने जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा एक तंत्र है उत्तर प्रदेश का। जी, मेरा नाम कपिल खन्ना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आता है वो सब वादे ही करके जाता है। ये हमारा किदवई नगर सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं कि अपना एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पे जो हमारे पूर्व विधायक अजय कपूर जी हैं, इन्हीं के द्वारा सब कार्य को कराया गया, जो सबके सामने है और सब देखने वाले हैं। जितने भी विकास यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे कोरोना काल के समय में अजय कपूर द्वारा लोगों की मदद करना हो, या यहाँ जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हैं अपना रोजगार काम छोड़ के अजय कपूर के साथ इसीलिए लगे हैं कि अजय कपूर उनका सुनता है, उनके साथ रहता है, और सबके साथ सहानुभूति अजय कपूर की रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सब आपके माध्यम से कि जितना भी यहाँ विकास होना बाकी है, अब हम चाहते हैं कि सब मिल के एकजुट हों, अजय कपूर के साथ रहें और उनको जिताने का भरसक प्रयास करें, ताकि आगे आने वाले समय में जितना हम लोग पिछड़ चुके हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम सब आगे बढ़ें और हमारा दक्षिण क्षेत्र एक बार फिर से फले फूले और हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग तरक्की करें। क्योंकि कानपुर एक उद्योग नगरी के अलावा भी एक धार्मिक स्थल भी है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, जो बिठूर है और गंगा के किनारे जो घाट हैं उसकी लगातार सफाई भी की जाती है। तो ऐसे में क्या ये आपको लगता है कि जो सरकार भाजपा सरकार थी तो उसने पर्यटन को लेके या धार्मिक स्थल को लेके कुछ भी बढ़िया काम किए? देखिए, धर्म की राजनीति से परे हटकर आज के समय में जो मेन मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचलित हो चुकी है। आज से जब पिछला चुनाव हुआ था तब दिनेश चंद्र मौर्य जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम सरकार बनते ही बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके ऊपर हम उचित कदम उठाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि पिछले कोरोना काल में आम पब्लिक, मैं मिडिल क्लास व्यापारी हूँ, रोज़ कुआं खोद कर पानी पीता हूँ, ये हालात थे कि फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं थे और स्कूल वालों ने वो डंडा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा सड़क।
आप सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ से लेके आप पूरे दक्षिण में घूम लीजिए। जो अजय कपूर के कार्यकाल में सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ था, वो जीर्णोद्धार सब खत्म हो चुका है। आज आप हमको बताइए, कहीं भी आपको बताइए जो ये कहता है गड्ढा मुक्त मैं सड़क बना दूंगा, मेरे को एक ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ पे गड्ढा ही गड्ढा है, गड्ढा मुक्त एक क्षेत्र बता दीजिए। 2 मुद्दे। तीसरे मुद्दे, इनका सिर्फ धर्म राजनीति से और कोई काम नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि धर्म की राजनीति से क्या ये देश चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये विकास की राजनीति से चलेगा, मुद्दों की राजनीति से चलेगा, शिक्षा की राजनीति से चलेगा। आज 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोरोना काल के कारण। क्या कारण है भाई? आपने सरकारी संस्थाएं खोल दी, सारे मुद्दे आपके चल रहे हैं, सिर्फ स्कूल क्यों बंद कर रखा है? जब आपने अल्टरनेट डे के हिसाब से स्कूल खोल रखे थे, तो आज आपने सारे स्कूल बंद क्यों कर दिए? आज हमारे बच्चों की शिक्षा वो स्तर हो गया कि हम 50 साल पीछे हो गए। इसके लिए आप किसको हम दोष दें? सिर्फ ये मंदिर, मस्जिद, घंटे, इनसे नहीं चलेगा। ये देश मुद्दों से चलेगा, विकास से चलेगा, और जो विकास करेगा हम उसी को लाएंगे। क्योंकि 2017 में जो जिस तरीके से इलेक्शन जीता गया था भाजपा ने, वो एक लहर कह सकते हैं उसको, वो सिर्फ एक लहर चली थी, वो एक लहर चली थी। मैंने आपको बताया ना कि अभी इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही हम शिक्षा के प्रति बड़ा काम करेंगे, बच्चों की फीस ये करेंगे, बच्चों की फीस वो करेंगे। कहाँ गए मुद्दे भाई? आज कोई सुनने को राजी नहीं है। स्कूलों के अंदर जाइए आप, 3000 करोड़ शिक्षा से बजट कम कर दिया गया। आप मेरी बात समझिए, स्कूल के अंदर मेरी बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मैं बेटी को पढ़ाऊँ, क्या मैं बेटी को बचाऊँ? आप प्राइवेट स्कूलों के हालात देखिए, क्या सरकारी स्कूल तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। हमारे दक्षिण के अंदर एक समय था, आर कन्या इंटर कॉलेज, खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, और आपका मोहन विद्या मंदिर, इतना अच्छा स्कूल था। इनके हालात इतने खस्ता कैसे हो गए? इसके ऊपर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ अपने मुद्दे कि धर्म की राजनीति करके धर्म करो, बांटो और राजनीति करो। आप कांग्रेस भी ये वो लगाते हैं आरोप कि बांटो, और अभी माननीय मोदी जी का एक भाषण अभी चला था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने हो गया। भाई वो जो कर गए। आप तो आज के समय में बांट कर राजनीति कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बांटो और राजनीति करने का ये कारण है, ये मोदी जी कर रहे हैं। और अब की बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश परिवर्तन की ओर चल रहा है और बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि 2022 में जो परिवर्तन होगा उससे कानपुर की जनता को लाभ मिलेगा? 100% होगा। परिवर्तन ही एक विकल्प है और कोई विकल्प नहीं। जिस तरीके से आपने सुना कि कानपुर की जनता सिर्फ विकास की डिमांड कर रही है, ना कि धर्म की पर राजनीति, ना ही किसी प्रकार पे चुनावी दावों पे। आज की चुनावी सफर में बस इतना ही। हम कल आपसे फिर से मिलेंगे नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। डेली इंसाइडर के साथ विनय कुमार शुक्ला, कानपुर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।